Students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में हैं, अर्थात BA, BSc, BCom आदि कोर्सेज कर रहे हैं, उनके लिए फोर्थ सेमेस्टर में एक माइनर इलेक्टिव कोर्स के तहत एक पेपर है माइनर इलेक्टिव का, जिसका कोर्स कोड है COMM 203 अर्थात कॉम 203। कोर्स का नाम या पेपर का नाम है फाइनेंस एंड बैंकिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, सत्र 2024-25 में जो भी विद्यार्थी फोर्थ सेमेस्टर में थे, उनके लिए जो एग्ज़ाम हुआ था माइनर इलेक्टिव कॉम 203 कॉमर्स का, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे आज की इस क्लास में। इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे विद्यार्थियों से, और साथ ही साथ उन प्रश्नों के क्या उत्तर होंगे। प्रत्येक प्रश्नों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स को देखेंगे आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत। डियर स्टूडेंट्स, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे हम ओपन करते हैं जो क्वेश्चन पेपर आया था यूनिवर्सिटी का सत्र 2024-25 में फोर्थ सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के लिए कॉम 203 फाइनेंस एंड बैंकिंग का। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। कॉम 203 अंडर ग्रेजुएट फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 कॉमर्स फाइनेंस एंड बैंकिंग माइनर इलेक्टिव का पेपर है। माइनर कोर्सेज की तरह माइनर इलेक्टिव का यह पेपर है, कॉम 203 फाइनेंस एंड बैंकिंग। पेपर आईडी है 5703-5703। जो टाइम अलॉटेड था दैट वाज 1 आवर 30 मिनट्स, 1.5 घंटे का समय था। मैक्सिमम मार्क्स 30 थे और क्वेश्चन पेपर में कुल 50 प्रश्न आए थे। प्रत्येक प्रश्न जो थे वो 2 अंकों के थे। चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न है, हु डिसाइड द वैल्यू एंड वॉल्यूम ऑफ बैंक नोट्स टू बी प्रिंटेड। मुद्रित किए जाने वाले बैंक नोटों का मूल्य और उसकी मात्रा को कौन तय करता है। ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्ट्री, प्लानिंग कमीशन, RBI या स्टॉक एक्सचेंज। वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, RBI या स्टॉक एक्सचेंज। तो डियर स्टूडेंट्स, मुद्रित किए जाने वाले बैंक नोटों का मूल्य और मात्रा जो हमारे देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है दैट इज RBI है, वो तय करता है। RBI दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द वैल्यू एंड वॉल्यूम ऑफ बैंक नोट्स टू बी प्रिंटेड इन कंट्री और इन इंडिया। चलिए इस तरह से सी ऑप्शन जो है आपका वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। मॉनेटरी पॉलिसी एज एन आर्म ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी इज एडमिनिस्ट्रेड बाय। मौद्रिक नीति जो कि आर्थिक नीति की एक शाखा है, इसका प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री, भारत सरकार, भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। तो प्रिय विद्यार्थियों, मौद्रिक नीति जो आर्थिक नीति का एक शाखा है, इसका प्रशासन हमारे देश का जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा प्रशासन किया जाता है। तो जो आपका डी ऑप्शन है दैट इज RBI और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, दैट इज द राइट ऑप्शन। मॉनेटरी पॉलिसी which is a key component of country economic policy is primarily administered by the central bank and in our country in India the central bank is Reserve Bank of India or RBI. So the D option is the right option. Next question, question number 3. Lack of access to a financial services is technically known as। वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं आपके फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल एक्सक्लूजन। वित्तीय अस्थिरता, वित्तीय स्थिरता, वित्तीय समावेशन या वित्तीय बहिष्करण। तो डियर स्टूडेंट्स, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से वित्तीय बहिष्करण कहते हैं। लैक ऑफ एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज इज टेक्निकली नोन एज फाइनेंशियल एक्सक्लूजन। सो द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हु इज प्राइमरी लायबल ऑन ए चेक। चेक पर मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन होता है। ऑप्शंस आर ड्रॉई बैंकर, ड्रॉयर, पेई और कलेक्टिंग बैंकर। अदाकर्ता बैंकर, आहर्ता, आदाता या एकत्र बैंकर। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी जो चेक होता है उस चेक को
के लिए मुख्य जो रूप से जो उत्तरदायी होता है उस चेक को जारी करने वाला होता है, अर्थात चेक जारी करता होता है, जिसको हम लोग आहर्ता कहते हैं। आहर्ता या जिसको ड्रॉयर के नाम से जाना जाता है, चेक जारी करता जो होता है उसको ड्रॉयर के नाम से भी जाना जाता है। तो ड्रॉयर जो होता है ही इज़ द प्राइमरली लायबल ऑन अ चेक। कोई भी जो चेक जो जारी करने वाला होता व्यक्ति होता है वही उस चेक के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। सो द ड्रॉयर इज द इंडिविजुअल और एंटिटी हु राइट्स एंड साइंस द चेक एंड ही इज प्राइमरली लायबल ऑन एनी चेक issued by the drawer or that person. So in this question the B option is the right option। चेक पर मुख्य रूप से उत्तरदायी आहर्ता, ड्रॉयर या चेक जारी करता होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। इन CRR, C स्टैंड्स फॉर, CRR में C का क्या मतलब होता है? ऑप्शन है आपके A कैश, B करेंसी, C कोर या D कैपिटल। तो डियर स्टूडेंट्स CRR क्या होता है पहले इसको समझिए। CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, तो इस तरह से जो ए ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। CRR में सी का जो मतलब होता है वो कैश से होता है। और कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है? किसी बैंक की कुल जमा राशि का वह प्रतिशत जिसे उसे केंद्रीय बैंक के पास नगद आरक्षित के रूप में रखना आवश्यक होता है, उसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। अर्थात जो कैश कोई भी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अपना जमा किया होता है वही उसका CRR होता है। CRR इज द परसेंटेज ऑफ बैंक्स टू डिपॉजिट्स दैट इन द दैट इट इज रिक्वायर्ड टू कीप एज अ कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक दैट इज RBI। अर्थात द परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट, मतलब टोटल जो भी उसके पास जमा राशि होती है उसका वह प्रतिशत जो वह RBI के पास जमा करता है वही उसका CRR या कैश रिजर्व रेशियो होता है। अर्थात अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल के हिसाब से किसी भी बैंक के पास जो टोटल जमा राशि है, कुल जो डिपॉजिट है, टोटल डिपॉजिट है 1 लाख रुपया है और वह 10,000 रुपया जो है RBI के पास जमा करता है, अर्थात 10% जो RBI के पास जमा करता है तो वही उसका कैश रिजर्व रेशियो माना जाएगा। तो इस तरह से कुल जमा राशि का वह प्रतिशत जिसे वह केंद्रीय बैंक या RBI के पास नगद के रूप में आरक्षित रूप में जमा रखता है वही उसका कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है, CRR कहलाता है। और इस क्वेश्चन में C का मतलब होता है कैश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। हु इज सोल अथॉरिटी टू इशू एंड मैनेज करेंसी इन इंडिया? भारत में मुद्रा जारी करने और उसको प्रबंधित करने का एकमात्र प्राधिकरण कौन है? ऑप्शंस आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक। तो भारत में मुद्रा जारी करने और उसको प्रबंधित करने का जो एकमात्र अधिकार है वह हमारे देश के RBI को है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। RBI इज द सोल अथॉरिटी टू इशू एंड मैनेज करेंसी इन इंडिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। एट विच रेट द RBI लेंड्स मनी टू अ पब्लिक सेक्टर बैंक ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस? RBI किस दर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को दीर्घकालिक आधार पर ऋण देता है या ऋण प्रदान करता है? तो आपके ऑप्शन हैं बैंक रेट, CRR, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट। बैंक दर, CRR, रेपो दर या रिवर्स रेपो दर। तो डियर स्टूडेंट्स RBI जो है जिस दर पर सार्वजनिक क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ऋण देता है वो ऋण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वह ऋण जो शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाए और दूसरा होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है। जब शॉर्ट टर्म के लिए RBI जो है बैंकों को लोन देता है तो उसको रेपो रेट कहते हैं और जो लॉन्ग टर्म के लिए देता है उसको बैंक रेट कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। तो इस तरह से आपको जो ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, बैंक दर। बैंक दर वह ब्याज दर जिस पर RBI बैंकों को दीर्घकालिक समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जो है ऋण देता है। अगर शॉर्ट टर्म का यहाँ पे प्रश्न आ जाए तो रेपो रेट हो जाएगा, दैट इज रेपो रेट या रेपो दर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि दीर्घकालिक आधार पर पूछा गया है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे पूछा गया तो ए ऑप्शन जो आपका दैट इज राइट ऑप्शन, बैंक रेट या बैंक दर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। MICR कोड इज यूज्ड फॉर, MICR कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है आपके फर्स्ट ए फॉर कोड बैंकिंग सोल्यूशन, कोड बैंकिंग समाधान के लिए, बी फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, सी फॉर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस ऑफ चेक एंड डी फॉर चेक ट्रांकेशन सर्विसेज। अर्थात जो MICR कोड होता है, MICR कोड होता कहाँ है? देखिए जब हम कोई बैंक ड्रॉप बनवाते हैं तो उस पर MICR कोड प्रिंटेड होता है और MICR जो कोड होता है, MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर
रिकॉग्निशन। और इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस ऑफ चेक्स में। कोई भी चेक, कोई भी ड्राफ्ट जो होता है उसमें EMICR कोडिंग होती है और उसका यूज जो है चेक के इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस के लिए किया जाता है। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। EMICR कोड दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड इज अ 9 डिजिट कोड। कितने डिजिट का होता है? 9 डिजिट का। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि EMICR कोड कितने डिजिट का होता है। इट इज अ 9 डिजिट कोड used to uniquely identify banks and branches participating in the electronic clearing system ECS। अर्थात जो आपका MICR कोड होता है और 9 डिजिट का होता है और उसका प्रयोग जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस के समय किया जाता है यह जानने के लिए कौन सा बैंक और किस ब्रांच के द्वारा यह चेक या यह ड्राफ्ट जारी किया गया है। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। पैन मीन्स, पैन का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है प्राइमरी अकाउंट नंबर, प्रिंसिपल अकाउंट नंबर, प्रिलिमिनरी अकाउंट नंबर और परमानेंट अकाउंट नंबर। तो हम सभी लोग अपना पैन बनवाते हैं, सबको पता भी है पैन के बारे में, सबका पैन बनता है। तो पैन स्टैंड फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर या यह एक अस्थायी खाता संख्या होती है। तो डी ऑप्शन जो है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हु इज बैंक मित्र? बैंक मित्र कौन है? ऑप्शन आर बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स इंगेज्ड बाय बैंक्स, बैंकिंग संवाददाता बैंकों द्वारा जो नियुक्त किया जाता है। बी है वैल्यूएबल कस्टमर्स ऑफ बैंक, बैंक के मूल्यवान ग्राहक। सी सिक्योरिटी गार्ड इन ब्रांच, शाखा में सुरक्षा गार्ड। और डी लोन रिकवरी एजेंट्स या ऋण वसूली एजेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, बैंक मित्र जो होते हैं, बैंक मित्र आर बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स इंगेज्ड बाय बैंक्स। अर्थात बैंक मित्र जो है वे बैंकिंग संवाददाता होते हैं जो कि बैंकों के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बैंक मित्र को हम बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट के रूप में भी जानते हैं, बैंकिंग संवाददाता के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह जो आपका ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन भारतीय वित्त प्रणाली में एक नियामक संस्था नहीं है? ऑप्शन आर RBI, सिबिल, सेबी, इरडा। तो डियर स्टूडेंट्स, भारतीय वित्तीय प्रणाली में कौन सा एक रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन नहीं है, नियामक संस्था नहीं, ये प्रश्न है। तो आप देखिए, सबसे पहले दिया RBI दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वे एक रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है। दूसरा है सिबिल। सिबिल का मतलब होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, यह एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। सी है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो यह भी एक रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है। और डी है इरिडा दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो यह भी एक रेगुलेटरी बॉडी है। तो इस तरह जो आपका बी ऑप्शन है दैट इज सिबिल। सिबिल क्या है? यह एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। सिबिल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संगठित क्षेत्र में नहीं आता है? ऑप्शन आर नेशनलाइज्ड बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और मनी लेंडर्स। राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक। तो जो तीनों ऑप्शन है नेशनलाइज्ड, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सभी क्या है? एक सभी संगठित क्षेत्र में है। प्रश्न है कौन सा संगठित क्षेत्र में नहीं आता है? विच वन इज नॉट इन कम्स इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? तो जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो मनी लेंडर या साहूकार होते हैं, वे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इस तरह से जो आपका डी ऑप्शन है दैट इज मनी लेंडर्स या साहूकार, दैट इज द राइट ऑप्शन। साहूकार भारत में संगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है विच इज द लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? ऑप्शन आर बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और STFC। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे देश में जो सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है वो है SBI दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। SBI इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर एज वेल एज द कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया। वह पब्लिक सेक्टर का या कॉमर्शियल सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है हमारे देश में। सो द SBI दैट इज द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। भारतीय स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NBFC यूज्ड इन फाइनेंशियल सेक्टर? वित्तीय क्षेत्र में प्रयोग होने वाले NBFC का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस हैं न्यू बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बी है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, सी है न्यू बिजनेस फॉर्मेशन कंपनी एंड डी इज नेट बैंकिंग एंड फाइनेंस कोऑपरेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, जो NBFC है इसका मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी अर्थात गैर बैंकिंग वित्त
कंपनी। तो इस तरह से आपका जो बी ऑप्शन है दैट इज राइट ऑप्शन, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एनबीएफसी स्टैंड फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न संख्या 15। सेबी इज ए, सेबी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है और नॉन एडवाइजरी बॉडी है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेबी का मतलब होता है, सेबी स्टैंड फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1988 एज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, अर्थात 1988 में इसकी स्थापना जो है एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में, अवैधानिक निकाय के रूप में हुआ था। बट इट वॉज गिवन स्टैट्यूटरी पावर थ्रू सेबी एक्ट ऑफ 1992 विच वॉज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद के द्वारा 1992 में सेबी एक्ट के द्वारा इसको वैधानिक पावर दिया गया। तो इस तरह से क्या हो गया? सेबी क्या हो गया? एक वैधानिक निकाय हो गया। सेबी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया 1992 में, 1952 में जब, लेकिन जब इसकी स्थापना 1988 में हुई थी तो यह वैधानिक निकाय नहीं थी। लेकिन 1992 में सेबी एक्ट के द्वारा, 1992 में इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा जब पास किया गया रेगुलेशन, तो उसके द्वारा क्या हो गया? यह सेबी एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। और सेबी स्टैंड फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सीएजी स्टैंड फॉर, सीएजी का क्या मतलब होता है? ऑप्शन है आपके, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सतत और सलाहकार जनरल ऑफ इंडिया। एंड सी इज भारत के निरंतर महालेखा परीक्षक। एंड डी इज भारत के केंद्रीय महालेखा परीक्षक। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कांस्टेंट एंड एडवाइजर जनरल ऑफ इंडिया, कांस्टेंट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ड्यूरेशन जो सीएजी होता है, सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर। सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो जो यहाँ पे ए ऑप्शन है आपका दैट इज राइट ऑप्शन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यहाँ पे जो स्पेलिंग है एन की जगह पे एम होना चाहिए। सो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सीएजी स्टैंड फॉर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एफआईआई स्टैंड फॉर, एफआईआई का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन से फॉरेन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, फॉरवर्ड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। विदेशी अंतर्राष्ट्रीय निवेशक, फॉरवर्ड संस्थागत निवेशक या विदेशी संस्थागत निवेशक, और डी है औपचारिक संस्थागत निवेशक। पहला ए है फॉरेन इंटरनेशनल इन्वेस्टर, विदेशी अंतर्राष्ट्रीय निवेशक, ये होता नहीं है। बी है फॉरवर्ड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरवर्ड संस्थागत निवेशक, वो भी नहीं होता। जो सी ऑप्शन आपका दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अर्थात विदेशी संस्थागत निवेशक, इट इज़ द राइट ऑप्शन। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या विदेशी संस्थागत निवेशक। सो सी ऑप्शन जो है वो आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। और ये होते क्या है? जो एफआईआई होता है, दिस आर द इन्वेस्टमेंट एंटिटीज और फंड्स रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया दैट इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स इंक्लूडिंग इक्विटी, डेब्ट एंड डेरिवेटिव्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18। द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इज आर, वित्तीय प्रणाली के घटक कौन कौन से हैं? ऑप्शन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स और ऑल ऑफ द अबव। वित्तीय संस्थान, वित्तीय साधन या वित्तीय बाजार। तो वित्तीय प्रणाली के जो घटक हैं इसमें सभी आते हैं। तो इस तरह से जो आपका डी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल एज फाइनेंशियल मार्केट्स। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19। द रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज आर, वित्तीय संस्थान की नियामक संस्था हैं। ऑप्शन आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, कॉमर्शियल बैंक या ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, वित्तीय संस्थान की जो नियामक संस्था की बात की जा रही है, तो वित्तीय संस्थान की जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में कौन है? आरबीआई है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सो ए ऑप्शन जो है दैट इज राइट ऑप्शन, वित्तीय संस्थान की नियामक संस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई है। द रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज आरबीआई। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20। विच मार्केट डज नॉट इशू द इनिशियल सिक्योरिटीज, कौन सा बाजार प्रारंभिक प्रतिभूतियां जारी नहीं करता? ऑप्शन है ए प्राइमरी मार्केट, बी सेकेंडरी मार्केट, सी मनी मार्केट और डी नन ऑफ द एबव। प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार, मुद्रा बाजार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स,
जो प्रारंभिक प्रतिभूति जो नहीं जारी करता है वो होता है सेकेंडरी मार्केट, अर्थात बी ऑप्शन जो आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। सेकेंडरी मार्केट डज नॉट इशू इनिशियल सिक्योरिटीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न संख्या 21, पेइंग इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स बाय बैंक फॉल अंडर द। बैंकों द्वारा ग्राहकों की ओर से बीमा प्रीमियम का भुगतान करना किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन है प्राइमरी फंक्शंस, एजेंसी फंक्शंस, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस और नन ऑफ दिस। प्राथमिक कार्य, एजेंसी कार्य, सामान्य उपयोगिता कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो डियर्स, पेइंग इंश्योरेंस प्रीमियम्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स बाय बैंक्स फॉल अंडर एजेंसी फंक्शंस। किस फंक्शंस में आते हैं? एजेंसी फंक्शन या एजेंसी के कार्य के रूप में आते हैं। It is considered because the paying insurance premium on behalf of customers is considered as an agency function of bank because the bank acts as an agent for its customers। क्योंकि बैंक जो होता है अपने कस्टमर के लिए एक एजेंट के रूप में काम करता है और एक एजेंट के रूप में काम करके वो बीमा प्रीमियम का भुगतान करता है, इसलिए इसको एजेंसी फंक्शन से एजेंसी कार्य के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस तरह से आपका जो बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, ऑन यूजिंग विच अकाउंट द कार्ड होल्डर्स बिकम अ डेटर ऑफ द बैंक। किस खाते का उपयोग करने पर कार्ड धारक बैंक का ऋणी हो जाता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड या पंच कार्ड। तो डियरेक्शन जो क्रेडिट कार्ड होता है ये एक प्रकार से बैंकों से लिया गया उधार होता है। तो क्रेडिट कार्ड खाते का उपयोग करने पर जो कार्ड धारक होता है वो बैंक का ऋणी बन जाता है। तो इस तरह जो बी ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच सोर्स ऑफ बैंक इज मोर लिक्विड। बैंक का कौन सा स्रोत अधिक तरल होता है? ऑप्शन से कैश रिजर्व, नकद आरक्षित, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, काल और अल्प सूचना पर धन, सी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ ब्लू चिप कंपनीज, ब्लू चिप कंपनियों के शेयरों में निवेश, और डी है लोन एंड एडवांसेस ऋण या अग्रिम। तो डियरेक्शंस बैंकों का जो कौन सा स्रोत अधिक तरल होता है? सबसे जो अधिक तरल स्रोत होता है वो होता है कैश रिजर्व। जो बैंकों के पास कैश होता है, नकद आरक्षित होता है, वही जो सब बैंकों का सबसे बड़ा तरल स्रोत होता है या सबसे अधिक तरल होता है। अर्थात लिक्विडिटी क्या होती है, पहले इसी को समझिए। तरलता या लिक्विडिटी बैंक की भाषा में क्या होता है? लिक्विडिटी रिफर्स टू हाउ इजिली एन असेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट लूजिंग वैल्यू। अर्थात लिक्विडिटी या तरलता से मतलब होता है कि कितने आसानी से हम किसी एसेट को जो है कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, नकद में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो नकद आरक्षित हो ऑलरेडी क्या होता है? नकद में ही होता है, इसलिए जो ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। कैश रिजर्व इज द मोस्ट लिक्विड सोर्स फॉर अ बैंक बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड रेडली अवेलेबल टू मीट इमीडिएट ऑब्लिगेशंस एंड डिमांड्स फ्रॉम डिपॉजिशन। अर्थात जो कैश रिजर्व होता है वो ऑलरेडी कैश में ही होता है, नकद ही होता है, इसलिए सबसे अधिक तरलता उसी में होती है। तरलता से प्राय होता है कि कितनी आसानी से हम किसी चीज़ को कैश में या नकद में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस तरह से जो आपका ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, कैश रिजर्व या नकद आरक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द सेंट्रल बैंक इज अ सेंट्रल बैंक है एक कॉमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, बैंक ऑफ बैंक्स या फॉरेन बैंक। एक वाणिज्यिक बैंक, औद्योगिक बैंक, बैंकों का बैंक या विदेशी बैंक। तो जो सेंट्रल बैंक होता है वो होता है बैंकों का बैंक, इट इज बैंक ऑफ बैंक्स। और हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक हो कौन सा है? आरबीआई है। जो आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक है। A central bank such as RBI is often referred as Bank of Banks because it acts as the primarily banker to all commercial banks within a country। जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं उन सभी बैंकों का वो बैंक होता है जो सेंट्रल बैंक होता है, और हमारे देश में वो काम आरबीआई करता है। तो इस तरह से जो आपका सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, द सेंट्रल बैंक इज अ बैंक ऑफ बैंक्स। बैंकों का बैंक होता है सेंट्रल बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ दीज इज नॉट अ लाइबिलिटी ऑफ बैंक्स। इनमें से कौन सा एक जो है बैंक का दायित्व नहीं होता है? ऑप्शन है शेयर कैपिटल, डिपॉजिट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, रिजर्व फंड्स, अंश पूंजी, जमा, ऋण और अग्रिम, आरक्षित नित्य। डिरेक्शंस प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक बैंक का दायित्व नहीं, विच ऑफ दिस इज नॉट ए लाइबिलिटी ऑफ बैंक्स। तो जो शेयर कैपिटल्स अंश पूंजी होते हैं यह बैंकों की लाइबिलिटी है, डिपॉजिट्स जो है वो भी बैंकों की लाइबिलिटी है, रिजर्व फंड्स जो है वो भी बैंकों की लाइबिलिटी है। जो लोन्स एंड एडवांसेज हैं, लोन्स एंड एडवांसेज आर असेट्स ऑफ बैंक, विच ऑफ दिस इज नॉट ए लाइबिलिटी ऑफ बैंक। तो लोन्स एंड एडवांसेज जो लाइबिलिटी नहीं बल्कि क्या है, ये सब असेट्स हैं, परिसंपत्तियां हैं। किसी भी बैंक के लिए लोन से एडवांसेस, ऋण और अग्रिम जो होता है वो परिसंपत्तियां होती हैं, इनकम का सोर्स होता है। तो ये सभी क्या है? ये
परिसंपत्तियां हैं, दीज आर द एसेट्स ऑफ बैंक, लोन्स एंड एडवांसेस। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बाकी अंश पूंजी, जमा, आरक्षित निधि, ये सब क्या है, बैंकों के दायित्व हैं, बैंकों के लाइबिलिटीज हैं। तो इस तरह जो सी ऑप्शन आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, इस आज की इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत सत्र 2024-25 के विद्यार्थियों के लिए कॉम 203 फाइनेंस एंड बैंकिंग का जो क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व किया और प्रत्येक प्रश्न पर हम लोगों ने डिस्कशन किया और देखा कि प्रत्येक प्रश्न के क्या आंसर्स होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। इन सभी प्रश्नों को आप बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा। जो भी विद्यार्थी आने वाले सत्रों में, आने वाले सेशंस में भविष्य में इस पेपर का परीक्षा देंगे, उनके लिए सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न फिर से रिपीट हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि आपके मित्र, आपके सहपाठी भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। साथ ही साथ यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पे, दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगली क्लास में, अगली वीडियो में जो बाकी के 25 प्रश्न हैं, क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रत्येक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके आंसर्स को देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।